Okay, so today we are going to discuss about chapter 4 reproductive health class 12th NCERT. Okay, so ये जो चैप्टर है 5 पार्ट्स के अंदर है. स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. जैसे कि हमने पढ़ ही लिया पिछले चैप्टर के अंदर कि रिप्रोडक्शन के बारे में कि अब हम क्या करते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके फंक्शंस के बारे में चैप्टर 3 में डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में. ओके, सो इट्स फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स. ओके, रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ. सो बेसिकली इट विल मीन दैट health which mainly focus on the reproductive part. Okay, so okay, आगे देखते हैं. This term simply refers to the healthy reproductive organs with normal functions. Okay, मतलब कि healthy reproductive organs हैं जिनके अंदर normal functions हो रहे हैं. और ये मतलब एक तरह से बोले तो एक काफ़ी broad term हो जाती है. और इसके प्रोस्पेक्टिव के अंदर हम क्या है कि जो इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, कि मतलब बंदा जो है वो सोशली कैसे रिएक्ट करना होता है और इसके इमोशनल बिहेवियर कैसे इफेक्ट करता है उसके रिप्रोडक्शन के अंदर, वो हम इसके अंदर नहीं, एक तरह से ब्रॉड टर्म थी तो इसके अंदर डिस्कस नहीं कर पा रहे. तो WHO ने एक टर्म, WHO की डेफिनेशन की तरफ देखते हैं हम इसके अंदर. अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, देखो वो जो ऊपर वाली टर्म थी उसके अंदर सारे के सारे एस्पेक्ट्स नहीं इंक्लूड हो रहे थे. इसके अंदर जो WHO की टर्म है इसके अंदर फिजिकली, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल सारे एस्पेक्ट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, वो इंक्लूड हो रहे हैं. ठीक है. Therefore a society with people, okay, society is formed by group of people, okay, having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavior interactions. Okay, so ये भी यही कह रहे हैं कि एक जो सोसाइटी है इसके अंदर फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सभी के, और नॉर्मल इमोशनल और सोशल बिहेवियर इंटरेक्शन हो सभी के बीच के अंदर, सब कुछ नॉर्मल हो तो ही हम इसको बोलेंगे कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी है. तो अब हम देखते हैं कि वाई इज़ इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ. हमें इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ज़रूरत क्यों है, इसको मेंटेन रखने की क्या ही ज़रूरत है हमें. ओके, और अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स टेकन अप टू अचीव इट. ओके, अब हम देखते हैं कि हमने इसके लिए, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसको मेंटेन करना है, ये समझ में आ गया. और इसको अचीव करने के लिए हमने क्या क्या तरीके करे हैं तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, मतलब इसके साथ हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं और इसको टैकल करने के लिए हमने क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाई हैं. ओके, इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट ए नेशनल लेवल टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल. इंडिया पहली कंट्रीज़ में था काफ़ी जिसने मतलब एक नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम चलाया. बाकी कंट्रीज़ ने छोटे लेवल पे चलाया बट इंडिया ने एक बड़े लेवल पे चलाया प्रोग्राम, पूरे नेशनल लेवल पे. इस प्रोग्राम को हमने नाम दिया फैमिली प्लानिंग. हमने इनिशिएट करे 1951 के अंदर. ओके, और फिर हमने इसके अंदर देखा कि इसकी असेसमेंट कैसे करी. हमने इसकी हर साल नहीं करी, हमने इसकी टाइम टाइम पर करी, हर 10 साल के बाद करी, 5 डिकेड्स के अंदर करी. बट इसके बाद हमने इसको काफ़ी इम्प्रोवाइज़ करा. हमने कहा कि नहीं, फैमिली प्लानिंग के साथ साथ और भी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए इसके अंदर. ठीक है, तो इसको वाइड कर दिया हमने. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हमने इसको फिर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ को हमने इसको एक पॉपुलर नाम बनाया, इसका RCH प्रोग्राम्स बोलना शुरू कर दिया. इसके अंदर हमने इसको इंक्लूड करा कि रिप्रोडक्शन के साथ साथ बच्चे की जो हेल्थ केयर है उसको भी इंक्लूड करें. ठीक है, और अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वो रमंचा चल रहा है, RMNCHA+. ओके, रमंचा प्लस. उसके अंदर क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूड होती है, मैटरनल हेल्थ इंक्लूड होती है, नियोनेटल हेल्थ इंक्लूड होती है, छोटा बच्चा जो बिल्कुल अभी पैदा हुआ है मतलब 0 to 28 डेज़ का नियोनेट की, और चाइल्ड की हेल्थ केयर मतलब कि जो 0 से 5 साल तक का जो भी बच्चा है हमारा, जो वो है अभी मैटरनल, उसकी चाइल्ड हेल्थ केयर होती है. और एडोलसेंट मतलब कि जो एक चाइल्ड से यंग अडल्ट के अंदर की बीच की जो ट्रांजिशन स्टेज होती है उसे एडोलसेंट पीरियड बोलते हैं, उसको हमने इंक्लूड किया है. तो सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है. हाँ, NCERT के अंदर अभी RCH लिखा हुआ है बट अभी जो करंट
गाइडलाइंस है, उसको रमंचा प्लस बोलते हैं मुझे, ठीक है। तो इसके बेसिक एम क्या है कि इस प्रोग्राम का, कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है लोगों के बीच में, जो भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, हमें उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। और इसके लिए सब, और हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो हमें उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे इसके अंदर मेजर टास्क हैं सारे इस प्रोग्राम के अंदर, ओके। अब हमने इसको इसको इस टास्क को हमने अचीव कैसे किया है, विद हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नो एनजीओ एजेंसीज। तो जैसे कि हमने एड्स निकाली, हमने अखबारों के अंदर काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स की, एनजीओज़ के भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, और गवर्नमेंट एजेंसीज़ के भी काफ़ी प्रोग्राम होते हैं, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के अंदर आए, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इशू है इंडिया के अंदर और ज़्यादा लोग कंफर्टेबल नहीं होते इसके बारे में बोलने में। तो बट हमारे जो मेजर सोर्स होता है, कई बार कई पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बताते हैं, और हमारे कुछ क्लोज रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। इसके अंदर क्या है कि इनका काफ़ी मेजर रोल होता है हमें इस इंफॉर्मेशन के बारे में बताने में। बट एक जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, कई बार कुछ लोग इसके बारे में हमें काफ़ी मिथ्स बता देते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, एक तरह से एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने क्या किया कि सेक्स एजुकेशन को हमने स्कूल्स के अंदर मैंडेटरी कर दिया, और हमने टीचर्स को एनकरेज करा कि बच्चों को एनकरेज करें कि मतलब सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और बच्चों को क्या करा कि हमने जो मिथ्स वगैरह, जो मैं बात कह रहा था ना कि मिथ्स और मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, उसको हमने एक तरह से बच्चों को डिस्करेज करना स्टार्ट करा, कि बच्चों को बताया जाए कि नहीं, ये गलत बात है, कि ये सारे मिथ्स हैं, आप इसमें विश्वास मत करो, जो सही बात है वो ये है। हमने पूरा एकदम एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देना स्टार्ट किया, ओके। जैसे कि पहले भी पढ़ चुके, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, और जो हम एडोलेसेंस स्टेज है ये वाली लाइफ की, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, और सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में भी बताया। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जैसे कि एड्स है, गोनोरिया है, हर्पीज़ है, ये मतलब जैसे कि कम हो, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो एडोलेसेंट एज ग्रुप होती है, क्या कि एक तरह से हम चाहते हैं कि रिप्रोडक्टिवली हेल्थी लाइफ जिए हुए, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि लोगों को एजुकेट करना पड़ता है। और क्या होता है कि, और सबसे मेन फोकस हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जो हमारे जो प्रोग्राम का जो फोकस होता है, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल कपल्स के ऊपर होता है, क्योंकि हाँ, इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स और जो भी होता है इसकी काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो मैरिजेबल एज ग्रुप है उनको, क्योंकि हाँ, उन्हीं को टारगेट कर सकते हैं हम, क्योंकि यही तो एक लीगल एज है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। और हमें उन्हें बताना होता है कि जो बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस हैं, अगर इनके बारे में बताना होता है कि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनकी केयर कैसे करनी है हमें, और पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, बच्चा होने के बाद माँ और बच्चे की कैसे केयर करनी है, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अब देखना, जैसे कि मतलब कई बार टीवी पे भी ऐड आती है कि हाँ, कि बच्चे के लिए, बच्चे को कुछ और नहीं पिलाना है, सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। और हाँ, हमें एक तरह से इस तरह को प्रमोट करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड, ताकि जो फीमेल फिटिसाइड है वो डिस्करेज हुए। हमें बताना भी चाहिए कि हाँ, फीमेल चाइल्ड्स के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, जो सर्विस, और कई जगह रिजर्वेशन भी दिया हुआ है फीमेल्स के लिए। तो हमें बताना चाहिए कि हाँ, ये है, आप फीमेल चाइल्ड हो गया तो इसको डिस्करेज मत, अपने आप को ऐसा मत सोचिए, क्योंकि एक ये भी एक तरह का टैबू है इंडिया के अंदर, अगर कोई फीमेल बच्चा होता है तो। और हमें इस चीज़ को भी एड्रेस करना चाहिए, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि एक तरह से हमारी जो है सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज आएंगी, डिज़ायर्ड साइज़ की आएंगी, किसी के 4-5 बच्चे नहीं होंगे। कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, और आजकल तो हम दो हमारे एक के ऊपर भी फोकस स्टार्ट हो रहा है, ओके। और हमें उनको बताना पड़ता है कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल, जो ग्रोथ है वो अगर कंट्रोल हो गई, तो हमारे जैसे कि
कई तरह के सोशल इविल्स भी आ जाएंगे, सेक्स अब्यूज़, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ये सारे सब कुछ इन्हीं सोसाइटीज़ के अंदर प्रेवलेंट होते हैं, जिसके अंदर ताकि लोगों के अंदर एक तरह से अवेयरनेस आ जाएगी और लोग सोचेंगे कि हाँ, कि हमें इस चीज़ को प्रिवेंट करना है, और एक तरह से सोशली रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी आएगी, ठीक है। और इसका हम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। मैं कह रहा था ना, इसके लिए हमें काफ़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़, जो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, इन फैसिलिटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, उनको एक तरह से पूरी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए कि वे काम क्या कर रहे हैं। और मटेरियल सपोर्ट, जो सप्लाइज़ हैं, जो सारी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं, वो सारी आनी चाहिए, ठीक है। दिस आर एसेंशियल